एक आदमी जो 90 मीटर की थ्रो एक दिन में 2 बार फेंक रहा है, जिस बंदे ने एक ही रात में भाई ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बना दिया, उसे हराना सही में बहुत मुश्किल है। और उसी के चलते भाई इंडिया ने भाई अपना जो एक गोल्ड का जो मतलब फाइनल खेल रही थी, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो का फाइनल खेल रहे थे और बहुत सी होप थी कि वहां से एक गारंटीड मेडल तो मिलेगा। वो तो पक्का था कि एक गारंटीड मेडल मिलेगा, बट उसका कलर गोल्ड होगा वो सबको ज्यादा उम्मीद थी, बट वो ना हो सका। नीरज चोपड़ा के 6 अटेम्प्ट के थ्रो में उसमें से 5 तो भाई फाउल ही थे, सिंपल सीधे सीधे 5 फाउल अटेम्प्ट थे। और उसमें एक जो एक थ्रो थी जो मतलब पूरी वैलिड गई थी और उसी ने नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल दिला दिया। सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। 6 थ्रो मिलती है जेवलिन थ्रो के फाइनल में, हर एक प्लेयर को 6 थ्रो मिलती है फेंकने के लिए। उसमें से नीरज चोपड़ा की 5 तो सीधा फाउल थी, वो पैर ओवर स्टेप हो रहा था बार बार। बट जो एक थ्रो थी, जो सेकंड थ्रो थी उनके गेम की जो सेकंड थ्रो थी, उसमें भाई नीरज चोपड़ा ने 89.32 मीटर की थ्रो फेंकी थी और उनका वो सीजन बेस्ट था। तो सीजन बेस्ट जो होता है तो भाई बहुत ही बड़ी बात है नीरज चोपड़ा के लिए, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन राउंड थे उसमें भी नीरज चोपड़ा ने आई थिंक 88 कुछ फेंका था और जो यहाँ फाइनल में 89, मतलब सीजन बेस्ट था नीरज चोपड़ा का। और नीरज चोपड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड थे इसके बाद, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि 5 थ्रो उनकी फाउल हो चुकी थी। इंटरव्यू में भी नीरज चोपड़ा ने ये कहा कि अभी तक उनका ये बेस्ट आया नहीं है, अंदर बचा है। सबको पता है भाई, क्योंकि जेवलिन थ्रो में भाई गोल्ड मेडल तभी प्राप्त होता है कि मतलब आपको जेवलिन थ्रो ऐसा गेम है कि आपने एक बारी 90 मीटर भाई आपने पार कर दिया, आपका मतलब कंफर्म है फिर मेडल, तो गोल्ड मेडल कंफर्म होता है। ऐसा ही भाई अरशद नदीम ने किया और भैया क्या मॉन्स्टर आदमी है, मजा आ गया भाई इसकी थ्रो देख के। मतलब सच पाकिस्तान के लिए, मतलब एक एथलीट जो पूरे पाकिस्तान के टोटल 7 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक में, 7 में से एक ने जेवलिन थ्रो का फाइनल खेला, उसमें भाई सीधा अपनी कंट्री को गोल्ड मेडल दिला दिया। और भाई क्या ही प्लेयर है और क्या ही मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर थ्रो थी वो, मॉन्स्टर थ्रो 92 मीटर की मॉन्स्टर थ्रो थी। और उसी रात भाई अरशद ने भाई ओलंपिक रिकॉर्ड सेट कर दिया, 2 बार भाई 90 मीटर पार किया था, एक तो लास्ट थ्रो में और जो सेकेंड थ्रो थी। फर्स्ट अरशद की भाई वो भी फॉल हो चुकी थी। और भाई ट्रूली इंस्पिरेशन बंदा है, ट्रूली, क्योंकि इसी जनवरी में एक जेवलिन खरीदने का पैसा भी नहीं था। जेवलिन आता है वो 85,000 कुछ का था, 85 के आसपास थाउजेंड का कुछ का जेवलिन था। अरशद नदीम वो भी बाय नहीं कर सकता था, इतने पैसे नहीं थे। उसके बाद भाई इतने बड़े ओलंपिक्स के स्टेज पे आके भाई वो इतना 90 मीटर का भाई 92 मीटर का ह्यूज मॉन्स्टर थ्रो फेंक के भाई ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला। और पाकिस्तान को आई थिंक 32 ईयर बाद किसी इंडिविजुअल प्लेयर को गोल्ड मेडल मिला है और ऐसे बहुत बड़ी बात है भाई पाकिस्तान के लिए। और मजा आ गया भाई अरशद नदीम को देखते हुए, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन था ये जेवलिन का, बहुत टफ। क्योंकि हर जो पिछले साल जो ओलंपिक गया था 2020 का टोक्यो ओलंपिक, उसमें नीरज चोपड़ा को 88 के 87 पे ही गोल्ड मेडल मिल चुका था। तो इस बार जो भाई हर प्लेयर आके, जो 2024 का पेरिस ओलंपिक था, इसमें भाई हर कोई आराम से 88 तो फेंक ही पा रहा था, 88 87 तो बड़े प्यार से सब थ्रो कर रहे थे। तो ये बहुत ही टफ कंपटीशन था जेवलिन का, बहुत टफ कंपटीशन था। और नीरज चोपड़ा ने भी वो खुद भाई सेटिस्फाई नहीं है इस थ्रो से, बेशक उन्हें मेडल मिल चुका है, बट वो उनके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि उनका अभी तक बेस्ट आया नहीं है। वो एक बचा है, 90 मीटर का एक बचा था आई थिंक नीरज चोपड़ा के पास। तो नीरज चोपड़ा तो बहुत डिसअपॉइंटेड है अपने आप से, बट उन्होंने कंट्री को मेडल दे दिया। बट भाई यही होती है, यहाँ से भाई आप माइंड सेट चेक करो आदमी का, उसे भाई सिल्वर मेडल मिल चुका है, जब भी उसे पता है कि वो गोल्ड ले सकता था, पर वो जब भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा सिल्वर में। तो यही होती है बड़े प्लेयरों की निशानी। और होप करता हूँ जो ओलंपिक आएगा 2028 में, उसमें भाई दोबारा नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिले। तो बहुत ही टफ कंपटीशन था ये जेवलिन का जो भी गया। और नीरज चोपड़ा आई थिंक वो उनकी थोड़ी इंजरी भी थी बैक इन माइंड, कोई अभी कुछ महीने पहले इंजरी हो रही थी, ठीक हुए थे, बहुत से टूर्नामेंट मिस भी किए थे। तो होपफुली करता हूं कि भाई जो अगला जो ओलंपिक आएगा उसमें गोल्ड ही मिले, क्योंकि नीरज चोपड़ा के अंदर अभी भी वो 90 मीटर का आग तो खोल ही रही है कि 90 मीटर छूना ही है उनका खुद का। भाई ये सबको पता है कि भाई नीरज चोपड़ा ने अभी तक 90 नहीं छुआ है, तो उनके लिए पर्सनल भी बेस्ट होगा, क्योंकि वो 90 छुएंगे। और आई थिंक जब छुएंगे, कोई सा भी बड़ा स्टेज होगा तो तभी छुएंगे, तो और मजा आएगा। वैसे नीरज ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये सबसे बड़ा स्टेज था, आज नहीं हो पाया, बट चलता है भाई, स्पोर्ट्स है, कभी दिन किसी और का होता है, किसी और का होता है। बट पूरा मजा आ गया भाई नीरज चोपड़ा ने जिस हिसाब से भाई बैक टू बैक मेडल जीता कंट्री के लिए। इस ओलंपिक में जो सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज है ना, वो थी भाई इंडिया के लिए 4th रैंक।
जो हर बार इंडिया को 4th पोजीशन मिल रही थी। मतलब ये 4th पोजीशन का इवेंट होता ना कि 4th पोजीशन आने वाले को भी मेडल मिल रहा होता, तो इंडिया भाई टॉप कर रही थी बड़े प्यार से इस साल, क्योंकि भाई इंडिया के इतने सारे एथलीट है भाई जिन्होंने 4th पोजीशन पे फिनिश किया इस साल के ओलंपिक में। 2024 के पेरिस ओलंपिक में जो सबसे पहला मेडल का जो खाता खुला था वो खुला था ब्रॉन्ज मेडल के साथ, वो भी मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके भाई इंडिया का खाता खुलवाया था। और जो दूसरा भी मेडल आया था ब्रॉन्ज मेडल, वो भी भाई मनु भाकर और सर्बजोत की जोड़ी ने ही भाई मिक्स इवेंट था ये 10 मीटर एयर पिस्टल का, उसमें भी भाई इन दोनों की जोड़ी ने इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। इसके अलावा इंडिया में एक और शूटिंग में मेडल आया, इस बार पूरे टोटल इंडिया में शूटिंग में 3 मेडल आए। और जो तीसरा मेडल आया था वो आया था 50 मीटर राइफल शूटिंग में, वो भी स्वप्निल ने भाई इंडिया को 3rd ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। इस बार इंडिया के बहुत से ब्रॉन्ज मेडल आए, इवन हॉकी में भी इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल आया। और हॉकी में तो इंडिया ने भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, आफ्टर 1972 के बाद इंडिया ने बैक टू बैक ओलंपिक में मेडल जीते हैं। 1972 वो आखिरी साल था जहां इंडिया ने बैक टू बैक हॉकी में मेडल जीते थे, और इस साल तो आफ्टर टोक्यो ओलंपिक और अब 2024 का पेरिस ओलंपिक, इसके बाद दोनों साल लगातार ब्रॉन्ज मेडल जीत के इंडिया हॉकी में इंडिया ने जो मेडल जीता वो पूरी टीम ने भाई पी.आर. श्रीजेश को भाई वो पूरा मेडल दिया भाई, जिस हिसाब से पी.आर. श्रीजेश का ये आखिरी ओलंपिक था और भाई वो उनका आखिरी ओलंपिक था। उन्होंने 20 साल भाई इंडिया की हॉकी टीम के लिए सर्व किया है भाई, पर आई थिंक 385 अराउंड कुछ मैचेस खेल चुके हैं इंडिया के लिए। और भाई जिसे कहते हैं ना कि वॉल, पूरी प्रॉपर वॉल है, जैसे क्रिकेट में राहुल द्रविड़ और हॉकी में भाई गोल पोस्ट के सामने पी.आर. श्रीजेश। और इंडिया का जो 5th मेडल आया था ब्रॉन्ज मेडल, वो आया भाई रेसलिंग में अमन सहरावत की वजह से। अमन सहरावत ने रेसलिंग में 57 केजी में compete किया था और वहाँ अमन सहरावत को ब्रॉन्ज मेडल मिला, और ये यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं इंडिया के यंगेस्ट एथलीट, जिसने 21 अपनी एज में 21 की एज में भाई इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया है। और ये 2008 से और 2024 तक ये मेंस रेसलिंग के लिए ऐसा पूरा टाइम पीरियड रहा है जिसमें हर साल जब ओलंपिक हुआ है उसमें मेंस में भाई कोई ना कोई मेडल आया है, चाहे सिल्वर हो क्या ब्राउन्स हो। और अमन सहरावत वही है जिसने भाई रवि दहिया को इसी कैटेगरी की वेट में अपने नेशनल्स में हरा के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। जो इस ओलंपिक में मतलब सब इंडियंस को भाई बिलीव हो गया था एक टाइम पे कि भाई हमारा गोल्ड आ ही रहा है, बिलीव था। वहां सिल्वर की भी उम्मीद नहीं थी भाई, वहां पूरे इंडिया को बिलीव था हमारा वहां गोल्ड आएगा। और पर हमें पता चला कि विनेश फोगाट का भाई डिस्क्वालीफाई हो जाना सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद। विनेश फोगाट ने राउंड ऑफ 16 में भाई वर्ल्ड नंबर 1 जापानीज रेसलर को हरा दिया था, और वो भाई बहुत बड़ा मोमेंट था, हिस्टोरिकल मोमेंट था विनेश फोगाट के लिए और इंडिया के लिए भी, क्योंकि भाई जो जिस रेसलर को विनेश फोगाट ने हराया था भाई वो वर्ल्ड नंबर 1 थी, उसने भाई ओलंपिक गोल्ड मेडल उसके पास थे। और जब अपनी वो हिस्ट्री में जो जितने भी उसने गेम खेले थे 82 गेम खेल चुकी थी वो जापानीज रेसलर, उसने 82 मैचेस खेले थे और एक मैच कभी भी नहीं हारी थी अपनी जिंदगी में एक भी। उस दिन भाई विनेश फोगाट ने उसे हराया और विनेश फोगाट भाई क्वार्टर फाइनल खेली, क्वार्टर फाइनल विनेश फोगाट वहाँ जीत गई और सेमीफाइनल भी जीत गई विनेश फोगाट। और वहाँ से भाई सबको पता चल गया था कि विनेश फोगाट सिंपल भाई गोल्ड जीत सकती है, मतलब फुल चांस था विनेश फोगाट के लिए वहां से गोल्ड जीतने का, क्योंकि जो सबसे बड़ा मेन जो कंपटीशन था विनेश फोगाट की पूरे रेसलिंग के जो जितने भी पार्टिसिपेट कर रखे थे वो था जापानीज रेसलर, क्योंकि वो बहुत भाई मेन ही एथलीट थी पूरे भी जो भी वुमेन्स जो 50 केजी कैटेगरी का जो भी वो बाउल था उसमें, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ी एथलीट थी। तो विनेश फोगाट ने उसे हरा के सिंपल भाई कैंडिडेट बन चुकी थी गोल्ड की। बट अगले सुबह हुई भाई, जब सब रात को तो मजे से सो गए थे सब कि भाई चलो भाई अगले दिन विनेश का मैच है वो गोल्ड के लिए। बट जो सुबह उठती सबसे बकवास न्यूज़ जो सुनने को मिलती है हमें कि वो विनेश फोगाट हो जाती है डिस्क्वालीफाई। ये फर्स्ट टाइम हुआ है किसी रेसलर को जिसे भाई डिस्क्वालीफाई कर गया पूरे ओलंपिक की हिस्ट्री में। और इसका पीछे का रीजन सिंपल सा था, ये जब भाई राउंड ऑफ 1 खेलने के बाद विनेश फोगाट का वेट था 49.50 kg, इतना सिंपल मतलब जो वेट होना चाहिए वो था। बट जैसे ही विनेश फोगाट ने अपना सेमीफाइनल खेला उसके बाद भाई विनेश फोगाट का 2 kg वेट बढ़ चुका था और वेट हो चुका था 52 kg।
अब 2 kg भाई 2 किलो वेट एक रात में कैसे बढ़ गया, अब वो पता नहीं खाना खाने से बढ़ा कि किस चीज़ से बढ़ा, पर 2 किलो वेट बढ़ चुका था। बट जब वो पता चला, विनेश फोगाट ने भाई ना खाना खाया ना पानी पिया, पूरी रात भाई एक्सरसाइज की, मतलब बहुत मेहनत की, इवन यहाँ तक बाल भी काटे अपने कुछ ग्राम कम करने के लिए। और रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही थी, कुछ जो न्यूज़ आ रही थी उसमें ये भी था कि भाई विनेश फोगाट ने अपना ब्लड भी निकाला, जितना हो सकता था, जितना ग्राम ब्लड निकाल सकते थे वो भी निकाल के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया कि बस इन दी एंड जब फाइनल वेट नापा गया उसमें विनेश फोगाट का 100 ग्राम वेट ओवरवेट हुआ। 100 ग्राम से इंडिया ने वो गोल्ड मेडल भाई हम हार चुके। 100 ग्राम। विनेश फोगाट की जर्नी बहुत ही टफ रही है, क्योंकि 2016 के ओलंपिक में भी वो इंजर हो गई थी बहुत बुरी तरह से, वहां से वही उन्हें मैच छोड़ के जाना पड़ा था। 2020 में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी सेमीफाइनल खेलने के लिए, और जो 2024 में सिंपल वो गोल्ड मेडलिस्ट लग रही थी, वहां भाई उनके साथ ये चीज हो गई। और होप करता हूं कि जो उनका जो सिल्वर का जो केस गया है आगे हेयरिंग के लिए, विनेश फोगाट ने हेयरिंग के लिए केस अपना डाला हुआ है कि उन्हें वहां सिल्वर तो मिलना चाहिए। होप करता हूं कि वहां से जो भी आए पॉजिटिव न्यूज आए। और कंक्लूजन पे आऊं तो मतलब भाई इस साल के ओलंपिक ने इंडिया में मेरे को लगता है कि बेहतर ही किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे अनलकी मोमेंट भी हुए थे, जैसे कि इंडियन मैंस हॉकी को भाई रेड कार्ड मिल जाना ग्रेट ब्रिटेन के सामने, और उसके बदले थोड़ा इफेक्ट हमें देखना पड़ा था कि सेमीफाइनल में इंडिया वहाँ थोड़ा डर के खेल रही थी, थोड़ा डिफेंसिव खेल रही थी, वहाँ थोड़े इफेक्ट दिखे थे भाई उस रेड कार्ड के। निशांत देव के लिए भाई बहुत बुरा लग रहा है, जिस हिसाब से जजेस ने उसे थोड़े गलत डिसीजन दे दिए। इवन वो बॉक्सिंग में दोनों राउंड में उसने फर्स्ट और सेकंड राउंड में डोमिनेट कर रखा था, इवन थर्ड राउंड में भी बहुत बढ़िया खेल रहा था, और हमें लग रहा था कि भाई निशांत भाई देव इंडिया के लिए आगे बढ़ रहा है, सेमीफाइनल खेल सकता है। तो वहां थोड़ा भाई उल्टा डिसीजन लगा मेरे को जजेस का। ओवरऑल देखा जाए जो टोक्यो ओलंपिक था इंडिया का, टोक्यो ओलंपिक इंडिया का बेस्ट ओलंपिक गया था, जिसमें 7 मेडल आए थे, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और आई थिंक 4 ब्राउन। 1-2 साल में आई थिंक इतना जल्दी चेंज तो आएगा नहीं ओलंपिक में कि इंडिया भाई सीधा भाई अमेरिका, चाइना और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया से कम्पीट करने लगे मेडल्स की टैली में। इतना जल्दी तो मेरे को लगता नहीं होगा, बट जितनी स्पीड से हो रहा है आई थिंक वो स्पीड भी बहुत धीरे है, बट जितनी तेज होना चाहिए उतना तेज भी नहीं हो रहा। होप करता हूं कि भाई और एथलीट भी भाई इंस्पायर हो, हमारे जो भी मेडल लाया और जो भी मेडल नहीं ला पाया, उन्होंने टफ कंपटीशन दिया, उनसे इंडिया के भाई चिल्ड्रन, बच्चे सब जो भी खेल रहे हैं, देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं, इंस्पायर हो। और आई थिंक मेरे को ये लगता है कि आई थिंक उसमें सबसे बड़ा जो स्टेप आता है पहले, वो आता है पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना। आई थिंक बहुत फेवर में होता है कि एक बच्चे के लिए वो कितना ज़्यादा ग्रो कर सकता है स्पोर्ट्स में। गवर्नमेंट, फेडरेशन, जो भी चीज़ फैसिलिटीज़ है वो बहुत बाद में आती है किसी भी एथलीट के ज़िंदगी में। सबसे पहला स्टेप जो आई थिंक वो होता है वो पेरेंट्स का होता है, कि पेरेंट्स कितने भाई वो लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि बच्चा कि स्पोर्ट्स में ही जाए, वो स्पोर्ट्स में ही काम करे, कि पढ़ाई ऐसा कि नहीं है कि भाई पढ़ाई ना करे, पढ़ाई भी करे, बट ये है कि भाई उनका पता होना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में जाएगा भी तो वहाँ अच्छी तरह नाम रोशन करेगा, वो वहाँ भी बहुत कामयाब हो सकता है। तो आई थिंक जो फर्स्ट स्टेप होता है आई थिंक वो पेरेंट्स का होता है। उसके बाद आता है भाई गवर्नमेंट, बाकी सारी फैसिलिटीज़। उसके बाद भी भाई गवर्नमेंट ने आई थिंक इस साल के जो स्पोर्ट्स में जो ओलंपिक्स में बजट गया था आई थिंक कुछ 400 करोड़ के आसपास का था। पता नहीं कि भाई इतना पैसा इनफ है भी कि नहीं, ये मेरे को इतना कुछ आइडिया है नहीं अभी इतना, बट जितना भी है मेरे को लग रहा है कि आई थिंक और फ्यूचर में लोग इंस्पायर होंगे। अब गवर्नमेंट भी और फैसिलिटीज़ बना रही है, जैसे उड़ीसा में हॉकी का जो पूरा वो बन रखा है। आई थिंक ऐसे हर देश में, हर अपने कोने स्टेट्स में आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि बैंगलोर में पूरा NCA क्रिकेट की एकेडमी का पूरा हब है, जैसे कि उड़ीसा में जैसे अभी किया है हॉकी टीम के लिए, मेंस हॉकी, मतलब पूरे हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए उड़ीसा ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तो आई थिंक थोड़े और स्टेट्स उठ के आ सकते हैं और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं एक स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो, और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना, और अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को जरूर लाइक करके चले जाना। एंड सी यू देन।